अब हम लोग अपने वही सिस्टमेटिक रे से शुरू करते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं किसी भी प्लेनेट को समझने के लिए। तो जो पहला पैरामीटर हम लोगों का एस्ट्रोनॉमी थी, खगोलीय। ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी वी नो दैट कि चंद्रमा पृथ्वी के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। वैसे परिभाषा यह है कि कोई भी ग्रह जो दूसरे ग्रह का चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट्स कहलाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन इसकी भूमिका चूंकि बहुत ज्यादा है पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के लिए, और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोगों ने पिछली बार डिटेल में समझा था। तो एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी ये निकल करके आई कि चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। पृथ्वी को किस तरह प्रभावित करते हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उसे परावर्तित करते हैं। हम जानते हैं सूर्य की किरणें बहुत तीक्ष्ण हैं, और वो तीक्ष्ण किरणें जो हैं वो पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के लिए उसी रूप में लाभदायी नहीं है। सूर्य की किरणों की तीक्ष्णता क्या करती है, जो हमारे मेटलिज्म या मैटर या भौतिक वस्तुओं को, या हमारे मेटलिज्म को, जो हमारी धन के प्रति आस्था है या इस तरीके की चीजों को नष्ट करती है, और वो हमको पूरी तरह आध्यात्मिक बनाती है। तो यहां से थोड़ा सा ये संदेश निकलता है कि सूर्य की किरणें बहुत तीक्ष्ण होने के कारण वो मेटलिज्म या मैटर को नष्ट करती हैं, इसलिए वो उसी रूप में पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के लिए बहुत उपयोगी या लाभदायी नहीं है। चंद्रमा उन किरणों में से, चंद्रमा सूर्य की तीक्ष्ण किरणों में से कुछ पोर्शन को उपयोगी बना करके रिफ्लेक्ट करते हैं पृथ्वी और पृथ्वीवासियों पर। तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती और जीवनदायिनी होती हैं। जीवनदायिनी तो सूर्य है ही है जीवनदायी, लेकिन सूर्य द्वारा दिए गए जीवन को चंद्रमा जो है स्वरूप करता है, स्वरूप देता है, फॉर्म देता है। हम लोगों ने ये भी समझा था सूर्य द्वारा दिए गए भेजी गई आत्मा को चंद्रमा माता के गर्भ से शिशु का स्वरूप प्रदान करता है। ये मोटा मोटा हम लोगों ने समझा था। ये एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी हम लोग समझ पाए थे। अब दूसरा क्या है कि हम लोगों ने माइथोलॉजिकल आधार पर भी समझने की कोशिश की थी कि पौराणिक आधार पर हम लोग किसी भी ग्रह या राशि को कैसे समझें। तो इसकी एक बड़ी छोटी सी सुंदर सी कथा है, मैं उसको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा, और उससे हम लोग एस्ट्रोलॉजी मून के बारे में क्या समझें। देखिए, बहुत पहले एक राजा दक्ष हुए थे सृष्टि के निर्माण के समय में। हम्म और हम लोग ये बार बार कह चुके हैं कि ग्रहों को हम लोग एक जीवित मनुष्य की भांति मानते हैं। तो राजा दक्ष के 27 पुत्रियां थीं। हम्म इसको आप लोग इस तरह समझिए जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो नक्षत्रों को राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से मैपिंग दी गई है, कनेक्ट किया गया है। तो राजा दक्ष के 27 पुत्रियां थीं, उनमें एक पुत्री जो थी रोहिणी, वो काफी सुंदर थी। चंद्रमा का मन उस पर आकर्षित हो गया। अब देखिए, अगर आप लोगों ने नक्षत्रों को पढ़ा होगा तो रोहिणी जो चौथे नंबर के नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, इस रोहिणी के स्वामी जो है कौन है? चंद्रमा ही है। हम्म और चंद्रमा रोहिणी में ही जाकर के उच्च, मतलब जो रोहिणी इनका अपना नक्षत्र है, और चंद्रमा इसको बहुत पसंद करते हैं। चलिए, तो राजा दक्ष के 27 पुत्रियां थी जिनमें रोहिणी उन्हें बहुत पसंद थी, रोहिणी पर वो आकर्षित हो गए। तो रोहिणी से उन्होंने विवाह करने की इच्छा राजा दक्ष से जताई। तो राजा दक्ष ने कहा, ठीक है, अगर तो हमारी सभी पुत्रियों से विवाह करोगे तो हम रोहिणी से तुम्हारा विवाह करेंगे। पहले तो चंद्रमा नहीं माने, लेकिन चूंकि रोहिणी के प्रति बहुत आकर्षित थे, वो अंत में उनकी बात मान गए, और राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों से उनका विवाह कर दिया। लेकिन चूंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी के प्रति आकर्षित थे, उसी से उनका प्रेम था, तो सबसे अधिक समय जो है वो रोहिणी के साथ ही बिताते थे, और अन्य 26 पुत्रियों के पास वो नहीं जाते थे राजा दक्ष की। चंद्रमा के इस व्यवहार से राजा दक्ष की वो पुत्रियां बहुत
मतलब दुखी भी हुई और नाराज भी हुई। उन्होंने अपनी व्यथा जो है अपने पिता राजा दक्ष को बताई। तो राजा दक्ष भी पहले समझाते रहे, अनसुना करते रहे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि चंद्रमा किसी भी प्रकार से नहीं माने। जब नहीं माने तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अपना जो तुम्हारा उजला रूप है, चंद्रमा क्या पहले पूर्णिमा की ही भांति, जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा देखते हैं, फुल मून, तो पहले चंद्रमा बिल्कुल ऐसे ही थे, इसीलिए रात में भी पूरा प्रकाश होता था और दिन और रात दोनों मिलकर के लोग अपना उसका उपयोग कर लेते थे समय का। तो राजा दक्ष ने यह श्राप दिया कि तुम अपना रूप खोकर के बिल्कुल काले हो जाओगे। काले हो जाओगे मतलब अपना प्रकाश खो दोगे। चंद्रमा तब भी नहीं माने, उन्होंने राजा दक्ष ने उनको श्राप दे दिया। तो राजा दक्ष ने उनको श्राप दे दिया, तो चूंकि चंद्रमा के प्रकाश से ही बहुत सी दैनिक गतिविधियां चलती थीं और सूर्य के प्रकाश को वही परिवर्तित करते थे, तो क्या हुआ कि चंद्रमा के श्राप से जब उनका वो रंग काला पड़ गया, तो पृथ्वी की बहुत सी गतिविधियां जो है बहुत वो रुक गईं। रुक गई तो पूरे जो है जगत के प्राणी लोग परेशान होने लगे। उसमें भी कुछ नारा मतलब कुछ मुनि वगैरह जो बड़े साधु संत थे, वो लोग राजा दक्ष के पास गए। उन्होंने कहा कि राजा दक्ष, आप इसको मतलब बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा हो गई है, अब संसार का जीवन चक्र ही रुक रहा है, वनस्पतियों का पोषण उगना ये सब रुक रहा है, हम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, तो आप राजा दक्ष ने को आप चंद्रमा को क्षमा कर दीजिए। तो राजा दक्ष ने कहा कि ठीक है, चंद्रमा अगर मुझसे और हमारी पुत्रियों से क्षमा मांग लेते हैं तो मैं उसे माफ कर दूंगा। तो सभी मुनियों ने, ऋषियों ने चंद्रमा को बहुत समझाया कि तुम राजा दक्ष से क्षमा मांग लो, वो माफ कर देंगे, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। लेकिन चंद्रमा नहीं माने तो राजा दक्ष और क्रोधित हुए। अल्टीमेटली मतलब क्या हुआ कि जगत के कल्याण को देखते हुए, सृष्टि के कल्याण को देखते हुए राजा दक्ष ने साधु संतों और ऋषियों मुनियों की बात मान ली। तो उन्होंने कहा कि चूंकि अब मैं अपना पूरा श्राप तो नहीं वापस लूंगा, लेकिन क्या है कि चंद्रमा का जो काला रंग है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और ये एक बार जो है पुनः पूरा अपना सफेद रंग के हो जाएंगे, पूर्ण प्रकाश लेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये जो है काले होते जाएंगे। तो ये उन्होंने दिया। तब से जो है चंद्रमा क्या होता है कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक धीरे धीरे अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक धीरे धीरे अपना प्रकाश को खोते हैं। ये साधारण सी कथा है। अब इसके पीछे एस्ट्रोलॉजी क्या क्या है। एस्ट्रोलॉजी ये है कि एक तो ये समझ में आता है कि राजा दक्ष के श्राप देने के पूर्व चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर था, जग षष्ठ में था, और अर्थात रात भी जो है हमारी चांदनी होती थी और उससे जो है जड़ी बूटियों को और अन्य चीजों को बहुत लाभ होता था और रात में भी दैनिक वो दिनचर्या चलती रहती थी। सेकेंडरी, चंद्रमा का राजा दक्ष की एक पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उससे विवाह के लिए दूसरी शर्तों को मान लेना, ये बताता है। देखिए एक चीज और बता दें कि चंद्रमा क्या है कि काल पुरुष का मन है, तो हम सब लोगों का भी मन है। चंद्रमा अपनी मतलब चंद्रमा हम लोगों के मन के कारक है, मन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म तो मन को रिप्रेजेंट करते हैं, मन यानी हमारा व्यक्तित्व, हमारा मस्तिष्क। हम्म तो मन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मन का जो व्यवहार होता है या मन की या प्रकृति जो होती है उसको समझना बड़ा कठिन काम है, और मन से ही हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो इससे जो ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि चंद्रमा को जब अपना काम निकालना था तो उन्होंने अपनी सारी शर्तें मान ली, और जब उनका काम निकल गया तो उन्होंने उन शर्तों को इग्नोर कर दिया, उनकी अवहेलना करने लगे। मतलब क्या, मन बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी चीज को मान लेते हैं और फिर जो है
बाद में उसको नकार देते हैं। अर्थात हमारा व्यक्तित्व जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जो है व्यवहार करता है। कभी किसी से बहुत स्नेह प्रेम दिखाता है और किसी परिस्थिति में बहुत कठोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा का जल तत्व है, जल के प्रतिनिधि गए हैं। जल हमारी भावनाओं से सीधा संबंध है उसका, और भावनाएं हमारे मन से हमारी इच्छाओं और विचारों के रूप में प्रकट होती हैं। दूसरा क्या है, चंद्रमा इस जोडियाक का सबसे तेज गति का ग्रह है। तेज गति के ग्रह का क्या मतलब हुआ कि ये चंद्रमा एक दिन में लगभग क्या कहते हैं 12 डिग्री चल लेते हैं, 13 डिग्री। पूरे जोडियाक का चक्कर एक महीने में लगा लेते हैं, 27.5 से 28 दिन में लगा लेते हैं। इनसे जल्दी कोई चक्कर नहीं लगा पाता है, कोई परिक्रमा नहीं कर पाता है। तो चंद्रमा क्या है, सबसे तेज गति के ग्रह है। और मन भी हमारा बहुत तेज गति से चलता है, कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी वहां है, कभी वहां है। और मन हमारी कल्पनाशीलता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारी कल्पनाशीलता भी बहुत तेजी से बदलती है। तो हमारा जो मन है वो बड़ी तेजी से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करने को प्रेरित होता है। दूसरा क्या निकल करके आता है कि चंद्रमा ने जब रोहिणी से विवाह के लिए ठान लिया तो उसने उस काम को किया। अर्थात मन का भी यही है, मन जब किसी भी कार्य को के प्रति दृढ़ हो जाता है, कार्य को जब ठान लेता है तो उसे पा करके ही रहता है। अर्थात मन अगर एकाग्रचित हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए, है ना, तो क्या होगा, जब मन एकाग्रचित हो जाता है तो अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करके ही रहता है, उसे प्राप्त करने में सुविधा होती है। अब यहां हम थोड़ा सा बता दें कि हम लोगों ने जो स्थिर राशियां पढ़ी हैं, 2 6 8 12, 2 6 10, तो यहाँ जो एकाग्रचित होने की बात आई है तो इसका एक यह अर्थ निकलता है, अरे मैं गलत बता गया, स्थिर राशियां 2 5 8 11 है, सॉरी, तो पृथ्वी तत्व की मैं बता गया था। 2 5 8 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये राशियां स्थिर हैं। तो चंद्रमा जब कभी इन राशियों में होता है तो मन हमारा स्थिर हो जाता है, कुछ उसके चंचलता में थोड़ी कमी आती है, तो एकाग्रचित हमारे बढ़ती है। मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया इसके यहाँ, इसलिए रेफरेंस खाली देने के लिए कि हम जब स्थिर और चर पढ़ते इसका क्या मतलब होता है, राइट। तो एक जो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कहानी से कि मन अगर एकाग्रचित हो जाए तो किसी भी चीज को पा सकता है। दूसरा क्या होता है कि मन का मन जब कभी भी चाहे अच्छाई की तरफ आकर्षित हो या बुराई की तरफ आकर्षित हो, जब एक बार मन अच्छाई या बुराई किसी की तरफ से भी ग्रसित हो जाता है, अच्छाई से ग्रसित हो जाए, बुराई से ग्रसित हो जाए, तब वो फिर किसी सीमा को मानता नहीं है। कुछ भी समझाओ, कुछ भी कहो, इतने ऋषि मुनियों ने समझाया, इतने समझाया, लेकिन चंद्रमा जो है नहीं माने। मतलब क्या है कि उस समय व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। समझाना का क्या मतलब हुआ कि भाई मन स्थिर हो गया, मन अच्छाई की तरफ आ गया या बुराई की तरफ चला गया। अब मन पे नियंत्रण कौन कर सकता है? बुद्धि कर सकती है। अभी आगे धीरे हम लोग मन और बुद्धि के संदर्भ में भी समझेंगे। तो यहां से यह निष्कर्ष निकलता है कि मन जैसे चंद्रमा जो है रोहिणी के प्रति आकर्षित हो गया, अच्छा था बुरा था दैट इज अनदर थिंग, किसी भी अच्छाई या बुराई से जब ग्रसित हो जाए तो वो फिर जो है मन किसी की बात नहीं मानता, किसी सीमा को नहीं मानता है। अर्थात दूसरों के समझाने बुझाने का अर्थात बुद्धि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बुद्धि उस पर नियंत्रण खो देती है। ठीक है, इसीलिए जो है थोड़ा सा जो क्या कहते हैं खराब रिजल्ट आना या अपनी गलती पे पश्चाताप करना, लेकिन पश्चाताप पे भी उतना संतोष मिलता नहीं है। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि चंद्रमा मन के कारक है, बुद्ध बुद्धि के कारक है। तो चंद्रमा और बुद्धि में बड़ा
नजदीक का संबंध है। मन पर सिर्फ बुद्धि ही काम कर नियंत्रित कर सकती है। और चंद्रमा कैसे काम करते हैं, हम लोगों ने बताया था आपको। चंद्रमा हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से काम करते हैं। ज्ञान इंद्रिय हमारी कौन कौन सी हैं? आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, राइट। इन इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि यही हम इन्हीं से हम देखते सुनते, और हमारा मन जो है इन्हीं से हमारा ये नियंत्रित होता है। तो ये दो चार चीजें हम लोगों को छोटी छोटी इस कहानी से समझ में आई। ये 27 जो नक्षत्र हैं, 27 जो पुत्रियां हैं, 27 नक्षत्रों से इनका संबंध है। तो इससे एक चीज और निकल करके आती है कि चंद्रमा का नक्षत्रों से बड़ा सीधा और नजदीकी संबंध है। सूर्य का राशियों से संबंध है। क्यों? क्योंकि 12 राशियां होती हैं, 12 हमारे मास होते हैं, महीने होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और इन्हीं के राशियों के परिवर्तन से ही हमारे ऋतु के परिवर्तन होते हैं। तो सूर्य का सीधा संबंध राशियों से है, और चंद्रमा का सीधा संबंध नक्षत्रों से है। क्योंकि और चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र में रहते हैं। और चंद्रमा की तेज गति के कारण ही जो हमको अलग अलग रोज रोज हमारे मन में विचार पैदा होते हैं, और अलग अलग रोज हमें परिणाम, सुख दुख प्रसन्नता ये महसूस देते हैं, राइट। तो आगे हम लोग और समझेंगे कि चंद्रमा का नक्षत्रों से और किस प्रकार से संबंध है। लेकिन यहां से इतना समझ में आया कि चंद्रमा का नक्षत्रों से बहुत नजदीक का संबंध है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी से, सॉरी, पौराणिक कथाओं के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश की। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। और हमारे पैरामीटर क्या थे? तो हम ये था कि चंद्रमा मतलब एस्ट्रोनॉमी हो गई, पौराणिक हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आता है तत्व। चंद्रमा जल तत्व के ग्रह है। जल के ये कहिए कि अधिपति है। अधिपति माने मालिक, ऑनर। सूर्य को हम लोगों ने अग्नि का अधिपति समझा था। संसार में जितनी भी अग्नि है, ऊर्जा है, उसके नेचुरल जो एनर्जी है, सबके कारक सूर्य है। चंद्रमा इस पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, वो कुआं से लेके तालाब और समुद्र, नदियां, सब कुछ जो है वो चंद्रमा के अधीन है, चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। जब संसार में वो जल के अधिपति हैं, तो हमारे शरीर में भी जितना जल है उसके अधिपति भी वही है। और वैज्ञानिक कारणों से, वैज्ञानिक सबूतों से ये हमको मालूम है कि हमारे शरीर के टोटल वॉल्यूम या वेट का नियर अबाउट 65 to 70% जल है, इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड या और दूसरे भी जो है। तो हमारे शरीर का शायद अधिकांश हिस्सा जो है जल, जल ही है। अर्थात जल हमको सबसे ज्यादा नियंत्रित कर रहा है। और चूंकि चंद्रमा सभी संसार में जितने भी जल है सबका अधिपति है, तो इसलिए चंद्रमा हमको सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है, हमको माने ह्यूमन बीइंग को। ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में जल की मात्रा अधिक है, दूसरे मतलब अग्नि, पृथ्वी और वायु की तुलना में। 5 तत्व से मिला शरीर है ना बना हुआ। तो जल की मात्रा अधिक होने से चंद्रमा हमारे शरीर और मन को पूरा नियंत्रित करता है। दूसरा, जब हम लोग जल के गुणों को समझ रहे थे, जल तत्व को, तो हम लोग समझा था जल का सबसे बड़ा जो गुण है वो ग्रहणशीलता है, रेसेप्टिबिलिटी, ग्रहण करना। क्योंकि हम देखा है कि पानी के अंदर आप कुछ भी डालिए, वाटर एक्सेप्ट एवरीथिंग। पत्थर डालो, कील डालो, वॉट एवर यू थ्रो, डस्ट डालो, कलर डालो, कलर तुरंत जल जो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्रहणशीलता, इसलिए मन हमारा बड़ा ग्रहणशील होता है। ये कुछ भी करो तुरंत एक्सेप्ट करता है। उसको फिर वो अच्छा एक्सेप्ट करता है, गलत एक्सेप्ट करता है, वो अलग चीज है। ठीक है। और साथ ही क्या है, जल जो है भावनाओं का संवाहक है, इमोशंस है। और सबसे ज्यादा हम लोग अपने इमोशंस से ही कंट्रोल होते हैं। दिन में कम से कम कई बार हम लोग इमोशंस
को महसूस करते हैं, अच्छे बुरे प्रसन्न खराब, वॉट एवर इट में भी। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा है। और जल क्या है? कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं उसी से हम लोग जो इमेजिन करते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मतलब जरा सी बात सोची, मतलब हमने सुनी या देखी, और उस पर हमने अपने विचार बनाने शुरू कर दिए। अगर विचार हम लोगों ने प्रकट नहीं किए तो उसकी एक कल्पना करने लगे। राइट। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में काफी डिटेल में समझा था। तो जल इस प्रकार से, चंद्रमा जो है मन का कारक होने के कारण ग्रहणशीलता का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है, भावनाओं का कारक है। और यही जो ग्रहणशीलता है, यही जो है जातक को थोड़ा सा ये एक शब्द आया है, देखता हूँ याद आ जाए मुझे। हम्म, क्या शब्द है? हम्म, चलिए। तो ये ग्रहणशीलता ही जो है हमको अ, एक हिंदी में शब्द है मेधावी बनाना, मतलब होशियार बनाती है। एक साथ ग्राही, ग्राह करना। एक आप लोगों ने वो सुना होगा, शब्द आया है आशु कवि, आशु लिपिक। आशु का माने होता है बहुत शीघ्रता से ग्रहण करना। इसको कहा गया आशुग्राही। आशुग्राही माने बहुत शीघ्रता से किसी भी चीज को पकड़ लेना, ग्रहण कर लेना। आशु कवि का क्या मतलब होता है? तुरंत खड़े खड़े उन्होंने जो है एक रचना कर डाली। ये चंद्रमा का काम है। आशुलिपिक जिसे स्टेनो कहते हैं, आपने इधर बोला खट खट खट, वो ग्रहण करके लिखता जा रहा है शॉर्ट हैंड में। तो चंद्रमा हमको शीघ्रता से सीखने की, ग्रहण करने की, होशियार बनने की क्षमता देता है। राइट। अब चंद्रमा की गति बहुत तेज है। तो चंद्रमा की तेज गति क्या करती है? हमारे और हमारे मन को चंचल बनाती है, अस्थिर बनाती है। राइट। मतलब मन में तेजी लाना, एक जगह ना रुक पाना, एकाग्रता ना हो पाना। हमारा मन कितनी तेजी से एक से दूसरी जगह, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जो है तेजी से बदलता है। तो क्या है? चंचलता, एक जगह ना रुक पाना, अस्थिर होना। दूसरा क्या है? चंद्रमा चूंकि जल तत्व है, और आप जल देखते हैं, जल को आप जैसे ही अगर पृथ्वी पर आपने डाला तो तुरंत वो फैल जाता है। तो क्या होता है, और वो जिस दिशा में उसको कहिए उसी ढलान की तरफ बहता चला जाएगा वो। मतलब चंद्रमा से प्रभावी व्यक्ति थोड़ा सा ढुलमुल होता है। ढुलमुल मीन्स माने ही हैज नो, अपनी उसकी सेल्फ का कुछ नहीं, जिधर बहाव उधर बहता चला जा रहे हैं, है ना। बहुत जल्दी अपने आप को परिवर्तित कर लेने वाले। ठीक है। दूसरा क्या है? चंद्रमा चूंकि जल के प्रतिनिधि हैं, तो वहां पर अग्नि तो है नहीं बिल्कुल। अग्नि नहीं है तो ऊर्जा नहीं है, साहस नहीं है ना। तो चंद्रमा से प्रभावी व्यक्ति में ऊर्जा और साहस का अभाव होने से चंद्रमा से प्रभावित थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर होता है, और ये डरपोक भी होता है। राइट। चंद्रमा कभी कभी, चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति कभी कभी बहुत तेज जो है वो आक्रामक हो जाता है। अक्सर जो है वो थोड़ा सा डरपोक रहता है। उसका कारण सिर्फ ये है कि चंद्रमा चूंकि लगातार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए उसके डर और साहस में भी लगातार परिवर्तन आता रहता है। समटाइम्स ही इज वेरी डरपोक एंड समटाइम्स इज वेरी साहसी। ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि चंद्रमा को हम देखा है कि मतलब 15 दिन में 15 प्रकार से बदलते हैं, 30 दिन में 30 प्रकार से बदलते हैं। तो ये उनकी क्या है? चेंजेबिलिटी। चंद्रमा क्या है? परिवर्तन का ग्रह है। इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, वह जातक ही परिवर्तनशील होता है। हम लोगों ने चर गुण पढ़ रहे थे, मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो चंद्रमा भी क्या है? मूवेबल या चर ग्रह है। चर ग्रह की प्रॉपर्टी क्या है? लगातार मानसिक और शारीरिक स्थिति में परिवर्तन करते रहना। मानसिक स्थिति परिवर्तन मतलब विचारों में परिवर्तन, मन एक जगह से दूसरी जगह मन का आते जाते रहना, हमारी कल्पनाशीलता बदलते रहना।
शारीरिक परिवर्तन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में जाना, एक वस्तु उठा के दूसरी वस्तु उठा के रखना। अगर किसी तरीके से ये मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड हो गए तो एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में चेंज करना, नौकरी में जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाना, ट्रांसफर नहीं होना तो अपना कम से कम कमरा या अपना काम बदलते रहना। तो ये सारी चीजें जो है इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इस पर हम लोगों ने चंद्रमा को जल तत्व के बारे में समझा। अब क्या है, चंद्रमा सतोगुणी है। सतोगुणी माने संवेदनशील और जनता सबका भला करने वाले। तो इन द सेंस कि चंद्रमा, हाँ चंद्रमा के बारे में एक चीज और बता दें, राइट, इसके पहले देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चंद्रमा जल तत्व है, और हम लोग जानते हैं कि जल में सबसे ज्यादा जो है मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा जल में होते हैं, पोषणता। हम्म चंद्रमा को हम लोगों ने मन के कारक के साथ साथ चंद्रमा माँ के भी कारक है, कैसे थोड़ा आगे हम बताएंगे। तो चंद्रमा चूंकि माँ के कारक है और माँ सबसे ज्यादा पोषण करती है, हर तरीके का पोषण माँ ही करती है, शिशु से लेकर आगे तक, बड़े होने तक, ये खा लो वो खा लो, बनाना खाना वॉट एवर इट में भी। और चंद्रमा जो है नेचुरल जोडियाक में कर्क राशि के स्वामी है। हम्म कर्क राशि हमारे चौथे भाव के स्वामी है, जो कि हमारा घर कहलाता है, सुख कहलाता है। और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, जो वहां पर सेकंड हाउस आता है, हमारा मुंह आता है, भोजन का वो है। तो चंद्रमा क्या है, चूंकि जल के अधिपति होने से और माँ के कारक होने से चंद्रमा में एक गुण है पोषणता, सबको पोषण करना, मतलब सबको सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी, सस्टेनेंस ऑफ एवरीथिंग, सबको सस्टेन करना। तो जब आदमी दूसरों को, सूर्य तो जीवन दे रहे हैं, चंद्रमा क्या कहते हैं, उनको पालते हैं। जब चंद्रमा सभी के भोजन के कारक हैं, उनके पोषणता के कारक हैं, उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के कारक हैं, तो इसलिए वो सतोगुणी है। और चंद्रमा का अपना प्रकाश तो कोई है नहीं, सूर्य के प्रकाश को ही लेकर के वो परावर्तित करते हैं और उसी से सबको जीवन देते हैं। तो इसलिए चंद्रमा जो है सतोगुणी है। और चंद्रमा चूंकि जल है, संवेदनशील है, संवेदनशील होने से क्या होता है, जब तक बहुत जल्दी दूसरों के दुख से द्रवित होकर के उनकी मदद को तैयार कर ले जाता है, तैयार हो जाता है। और मन जो है बहुत 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 विपरीत परिस्थितियों में ही किसी को कष्ट देना चाहता है। अगर वो कष्ट देता भी है तो बाद में पछताता है। तो ये सारे गुण गुण लक्षण किसके, ये सतोगुणी के लक्षण है। इसलिए चंद्रमा जो है सतोगुणी ग्रह है, राइट।